Now, that would be the biggest fund ever raised. So when you told people you were going to raise a $100 billion fund, did they tell you you were a little crazy? Well, some people said. ये है मसायोशी सन, जो एक क्रेजी बिलियनर है जिन्होंने बस 45 मिनट्स की मीटिंग में सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को $45 बिलियन इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस कर लिया। In 1 hour, you convinced him to invest $45 billion. Okay? 45 minutes, $45 billion. Okay, sorry. और अर्ली 2000s तक मसायोशी सन वर्ल्ड रिचेस्ट मैन बन गए थे। मसायोशी सॉफ्टबैंक के फाउंडर से जाने जाते हैं और शायद हो सकता है आप में से कई लोगों ने सॉफ्टबैंक का नाम ना सुना हो, लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये एक वेल नोन नेम है। इसने दुनिया के कई बड़े ब्रांड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जिसमें एक नोटेबल इन्वेस्टमेंट ये है कि सॉफ्टबैंक ने 1999 में अलीबाबा में $20 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी और वो इन्वेस्टमेंट 2014 तक $60 बिलियन रीच हो गई थी। और बस यही नहीं, सॉफ्टबैंक ने ओयो, फ्लिपकार्ट, स्विगी, ओला इलेक्ट्रिक जैसे पॉपुलर इंडियन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर चुके हैं। और एज ऑफ December 3, 2024 सॉफ्टबैंक ग्रुप की वैल्यूएशन $88 बिलियन है और 2017 में सॉफ्टबैंक एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट से सॉफ्टबैंक विजन की शुरुआत करते हैं और यहाँ से पूरा गेम चेंज हो जाता है, जो लॉन्च होते ही वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी फोकस्ड वेंचर कैपिटल फंड बन गया। वेंचर कैपिटल जो स्टार्टअप्स को फंड करता है और इस फंडिंग के लिए ये कोई रियल एस्टेट और एसेट्स नहीं मांगता है, स्टार्टअप ओनर्स के आइडिया पर ये इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि इन्हें इतना सारा अमाउंट आ कहां से रहा था। इनिशियली सॉफ्टबैंक एक सॉफ्टवेयर रिटेलर की तरह शुरू हुआ था जो पर्सनल कंप्यूटर्स को सॉफ्टवेयर बेचता था और फिर अर्ली 2000 से ये एक वेंचर कैपिटलिस्ट बन गया। आज के दिन ये एक वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ जापान का वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन ब्रांड है। आखिर सॉफ्टबैंक एक्चुअल में कर क्या रहा था कि ये जो बिजनेस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एक मल्टीबैगर बन रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंटली क्या थे वो सीक्रेट बिजनेस लेसंस जिसे हमें जरूर सीखना चाहिए। आज हम डिस्कस करेंगे एक क्रेजी बिलियनर के बारे में। हो सकता है इस वीडियो के बाद आपका थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो जाए। ये कहानी शुरू होती है 1957 में, जब मसायोशी सन जापान में बॉर्न होते हैं। मसायोशी ज़ेंकी कोरियन के थर्ड जनरेशन थे। ज़ेंकी कोरियंस वो लोग थे जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद साउथ कोरिया से जापान शिफ्ट हो गए थे। मसायोशी के फादर कई लोकल इलीगल बिजनेस रन करते थे, लेकिन दूसरी तरफ मसायोशी इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे और इसी इंटरेस्ट से ये यूनाइटेड स्टेट्स शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पर ये अपने फ्रेंड्स के साथ रहने लगे और ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ज्वाइन हो जाते हैं। और बस 19 इयर्स की एज में ये एक माइक्रोचिप फीचर्ड मैगजीन देखते हैं। ये मैगजीन देखने के बाद सन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। इनका ये मानना था कि आने वाले टाइम में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कमर्शियल रेवोल्यूशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी और इसी सोच से मसायोशी ने उनके एक प्रोफेसर के साथ अपना फर्स्ट बिजनेस शुरू किया, जिसमें इन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसलेटर्स बनवाए और इसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कई कंपनीज को पिच किया और फिर फाइनली शार्प कॉर्पोरेशन को $1.7 मिलियन में ट्रांसलेटर्स बेच दिए। अभी भी ये पढ़ रहे थे और मसायोशी बस 19 इयर्स की एज में मिलियनर बन गए थे। फिर ये ऑब्जर्व करते हैं कि अमेरिका में गेमिंग मशीन्स का बहुत ज्यादा डिमांड है, लेकिन ये मशीन्स अमेरिका में लिमिटेड थी और इस गैप को फिल करने के लिए ये जापान से हाई क्वालिटी गेमिंग मशीन्स अमेरिका में इंपोर्ट करने लगे और डायरेक्टली गेमिंग सेंटर्स को इनके मशीन्स सप्लाई करने लगे और इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस से इन्होंने $1.5 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था। और 1980 में मसायोशी ग्रेजुएट हो जाते हैं और उसी साल ओकलैंड में एक वीडियो गेम कंपनी शुरू करते हैं और फिर कुछ टाइम बाद इसे भी क्यूसेरा को $2 मिलियन में बेच देते हैं और फिर इस डील के बाद ये जापान वापस आ जाते हैं और यहाँ से रियल गेम शुरू होता है, जब सन कई बिजनेस आइडियाज प्लान करते हैं बेस्ड ऑन डिमांड। और इनका प्लान ये था कि इनके आइडियाज में जिस बिजनेस का डिमांड ज्यादा होगा ये उसी बिजनेस की शुरुआत करेंगे। और इस आइडिया में ये फिगर आउट करते हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का डिमांड अपनी पीक पर है और इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए ये एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क लॉन्च करते हैं जिसका नाम था सॉफ्टबैंक। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई थी कि इन्होंने कंपनी तो शुरू कर दी थी, लेकिन इस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का कोई आइडिया नहीं था और उस टाइम कंप्यूटर्स भी अपने इनिशियल स्टेज में थे, तो जापान में बहुत कम लोग कंप्यूटर्स की नॉलेज रखते थे। और इसी चीज को नोटिस करके सन अपना दिमाग लगाते हैं और ये कंप्यूटर्स रिलेटेड मैगजीन ब्रांड्स की शुरुआत करते हैं, जिससे अब लोगों को कंप्यूटर की इंपॉर्टेंस मालूम होने लगी और कंप्यूटर्स के सेल्स भी बढ़ने लगे और इनडायरेक्टली इनका भी प्रॉफिट बढ़ रहा था, क्योंकि इस कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर सॉफ्टबैंक ही मैन्युफैक्चर कर रहा था। फॉर एग्जांपल 1980s का मोस्ट पॉपुलर जापानीज कंप्यूटर ब्रांड शार्प कंप्यूटर्स, जिसे सॉफ्टबैंक अपना सॉफ्टवेयर बेच रहा था। सॉफ्टबैंक बस सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में नहीं था, ये अपना एक इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा था, जिसके लिए इसने कई पार्टनरशिप्स और कई प्रोग्राम्स भी स्पॉन्सर किए थे और देखते ही देखते मिड 90s तक सॉफ्टबैंक सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन और पब्लिशिंग नेटवर्क का एक बहुत बड़ा प्लेयर बन गया था। और मसायोशी अपना बिजनेस और डाइवर्सिफाई करने की सोचते हैं और उसी टाइम इंटरनेट अपनी पीक पर था। इसी इंटरनेट वर्ल्ड में एक ग्रोइंग प्लेयर था जिसका नाम था याहू। इस कंपनी को सन ने ऑब्जर्व किया और 1995 में $2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की और याहू का 33% स्टेक ओन कर लिया। और यही नहीं, सॉफ्टबैंक याहू से एक जॉइंट वेंचर शुरू करता है जिससे ये याहू जापान में भी शुरू कर सके और इसी वेंचर का नाम था याहू जापान। अब याहू जापान में सॉफ्टबैंक 60% का मालिक था और याहू 40% का। याहू जापान में लॉन्च होते ही एक इंस्टेंट हिट था।
याहू जापान के लॉन्च से ही इसने जापान 50% इंटरनेट स्पेस कैप्चर कर ली और याहू के ग्रोथ को देखकर सन ने इसमें कई इन्वेस्टमेंट्स किए थे। और जब याहू 1996 में पब्लिक हुआ था तो इससे सॉफ्टबैंक ने कई मिलियंस का प्रॉफिट जनरेट किया और अर्ली 2000s तक याहू इंटरनेट वर्ल्ड का एक डोमिनेटिंग प्लेयर बन गया था। और .com बूम में याहू की वैल्यूएशन अपनी पीक पर थी, जिसकी वैल्यूएशन $128 बिलियन के पास थी और सॉफ्टबैंक का $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कुछ $40 बिलियन हो गए थे। अब सॉफ्टबैंक के पास बहुत सारा पैसा आ रहा था और सन भी बिना कुछ सोचे इस पैसों को इन्वेस्ट करने लगे। ये एवरी मंथ हंड्रेड्स ऑफ ग्रोइंग स्टार्टअप्स के फाउंडर्स को रीच कर रहे थे और इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, जिसमें से कई स्टार्टअप्स फेल भी हो चुके थे। लेकिन इनका ये मानना था कि अगर कोई एक स्टार्टअप भी प्रॉफिटेबल हो जाए तो इन सब लॉसेस से कई गुना प्रॉफिट कमा कर देगी। अब सॉफ्टबैंक धीरे धीरे टेक ब्रांड से वेंचर कैपिटलिस्ट बन रहा था और इसी दौरान इनकी नजर चाइना के छोटे से ई-कॉमर्स स्टार्टअप पे पड़ती है। इसका नाम था अलीबाबा। उस टाइम अलीबाबा अपनी इनिशियल पोजीशन में था, जिसका कोई रेवेन्यू सोर्स भी नहीं था और मोस्ट शॉकिंगली इनका बिजनेस मॉडल तो पूरा डेवलप भी नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी सन अलीबाबा's फाउंडर जैक मा के फ्यूचर विजन को देखते हैं और बस 24 आवर्स में सॉफ्टबैंक अलीबाबा में $20 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसका 30% स्टेक ओन कर लेते हैं। अर्ली 2000s तक मासायोशी वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन बन गए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या लक है मासायोशी सन का देखते ही देखते वर्ल्ड रिचेस्ट मैन बन गया। लेकिन शॉकिंगली रियल स्टोरी यहीं से शुरू होती है, जब ईयर 2000 में .com बस्ट के चलते मार्केट क्रैश हो गया। Everyone else is watching and they're seeing these big negative numbers and their confidence gets affected. Right now we're sitting down 875 points. We've now broken Dow 10,000. The Dow Jones Industrial Average dropped more than 900 points. The market didn't work. It broke down. The machines broke down. Fear came back into the market in a very big way. और जब बड़े से बड़े कंपनीज अपनी वैल्यूएशन लूज कर रहे थे और इसी क्रैश में मासायोशी ने अपना 90% वेल्थ लूज कर ली थी। इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खो दिए थे। ये उस टाइम का बहुत बड़ा लॉस था, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन फिर भी मासायोशी ने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने कई बड़े बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की हेल्प ली और फंड्स रेज किए, जिससे ये अपने फर्दर ऑपरेशंस हैंडल कर सके। अभी भी अलीबाबा प्रॉफिटेबल नहीं था, लेकिन फिर भी सॉफ्टबैंक इसे फंडिंग कर रहा था, जिसके बाद सन ने टेलीकॉम इंडस्ट्री की वेव को देखा और इनका प्रेडिक्शन था कि आने वाले टाइम में इन्वेस्टर्स इसमें अंधा पैसा इन्वेस्ट करेंगे। और इसी विजन से मासायोशी सन ने ग्लोबल टेलीकॉम लीडिंग प्लेयर वोडाफोन का सब्सिडरी जे-फोन को एक्वायर कर लिया, जिसके बाद ये जापान में सेलुलर सर्विसेज ऑफर करने लगे और देखते ही देखते ये जापान वन ऑफ द बिगेस्ट टेलीकॉम प्लेयर बन गए, जिसके बाद जे-फोन का नेम भी सॉफ्टबैंक मोबाइल में रीब्रांड कर दिया। इनका इस टेलीकॉम मूव से इनका न्यू रेवेन्यू सोर्स भी जनरेट हो रहा था और धीरे धीरे अपने लॉसेस भी कवर होने लगे थे और सन की इंटरनेट प्रेडिक्शन भी सही साबित हो रही थी। जब ईयर 2006 में लोग कंप्यूटर से फ्यूचर मोबाइल फोन्स में शिफ्ट कर रहे थे और इसी वेव को देखकर मासायोशी सन अमेरिका के एक फेमस एंटरप्रेन्योर को कॉल करते हैं और उन्हें एक कंप्यूटर अल्टरनेटिव माइक्रो कंप्यूटर जैसा कुछ बनवाने के लिए डिमांड करते हैं। और इसके रिप्लाई में ये एंटरप्रेन्योर कहते हैं कि हम भी कुछ ऐसे ही डिवाइस पे काम कर रहे हैं। इस डिवाइस का नाम है आईफोन और इस एंटरप्रेन्योर का नाम था स्टीव जॉब्स, जो एप्पल के फाउंडर है। इनके इस आईफोन के आइडिया से ये बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और जापान में आईफोन के सेलिंग राइट्स की मांग करते हैं। ये सुनकर तो स्टीव जॉब्स खुद शॉक हो गए थे, क्योंकि ये बातें 2006 की और तब तक आईफोन ऑफिशियल लॉन्च भी नहीं हुआ था, तो आईफोन किसी को मालूम भी नहीं था। लेकिन फिर भी स्टीव जॉब्स ने इनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी, लेकिन इसके बदले इन्होंने जापान में हाई स्पीड फास्ट इंटरनेट और हेवी डेटा सर्विसेज की डिमांड की, जिसे सन ने एक्सेप्ट कर ली। जिसके बाद सन ने जापान टेलीकॉम इंडस्ट्री में अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए वोडाफोन जापान को एक्वायर कर लिया। इस एक्विजिशन के बाद ये उस टाइम का बड़ा टेलीकॉम प्लेयर बन गया था। इसके बाद ये एप्पल के रिक्वायर्ड सर्विसेज पे काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि स्टीव जॉब्स भी आईफोन के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस थे। ये बस कंट्रीज बिग टेलीकॉम प्लेयर से ही डील कर रहा था, क्योंकि आईफोन बस एक फोन नहीं, ये एक डेटा ड्रिवन डिवाइस है। इसे स्ट्रॉन्ग डेटा नेटवर्क और सपोर्टिंग मोबाइल नेटवर्क इंटरनेट सर्विसेज की जरूरत है। और उस टाइम एप्पल के रिक्वायर्ड सर्विसेज जापान में सिर्फ सॉफ्टबैंक ऑफर कर रहा था और वही सर्विसेज दूसरे टेलीकॉम प्लेयर्स के लिए इम्पॉसिबल हो गया था, क्योंकि ये प्लेयर्स इतना बड़ा रिस्क लेना नहीं चाह रहे थे। और इसके 2 साल बाद जुलाई 11, 2008 में आईफोन ने अपना फर्स्ट आईफोन 3G जापान में लॉन्च किया, जो एक गेम चेंजर था। जिसके बाद सन ने सोच लिया था कि ये ऐसा वेंचर की शुरुआत करेंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं होगी, और ये $100 बिलियन वर्थ वेंचर की शुरुआत करने जा रहे थे। इनकी सोच तो अच्छी थी, लेकिन इन्हें फंडिंग करेगा कौन? इतना सारा पैसा तो बस किसी गवर्नमेंट के पास ही होगा। दिस इज वेयर सऊदी एंटर्स द गेम। सऊदी अरेबिया, जो अपने ऑयल से बहुत ज्यादा फेमस है, जिससे इनका प्राइमरी रेवेन्यू सोर्स जनरेट होता है। और सऊदी गवर्नमेंट को पता था एक दिन जब ऑयल खत्म तो सारा रेवेन्यू सोर्स खत्म, और इसी रेवेन्यू सोर्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट कोई अल्टरनेटिव सोर्सेज ढूंढ रहे थे। तो दूसरी तरफ मासायोशी सन भी अपनी फंडिंग के लिए इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे थे, और तभी इनकी नजर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पे पड़ती है। और सलमान को देखने के बाद इन्हें ऐसा लगा कि यही इनके इन्वेस्टर है, और इसी होप से ये सलमान को मिलने सऊदी अरेबिया जाते हैं। उनकी मीटिंग में ये सलमान से कहते हैं कि आई वांट टू गिव यू $1 ट्रिलियन टोक्यो गिफ्ट। इसका मतलब मैं आपको $1 ट्रिलियन का एक टोक्यो गिफ्ट देना चाह रहा हूँ।
ये सुनते ही सलमान खुद शॉक हो गए थे क्योंकि ये अमाउंट बहुत बड़ा था। और इनकी मीटिंग में सलमान इनसे पूछते हैं कि बताइए क्या गिफ्ट है, और मासायोशी विजन फंड की बात इनसे डिस्कस करते हैं। Here is how I can give you $1 trillion gift. You invest $100 billion to my fund. I give you $1 trillion. सलमान इनसे इतना इम्प्रेस हो जाते हैं कि बस 45 मिनट्स में इन्होंने $45 बिलियन इन्वेस्ट करने के लिए मान लिया था। 1 मिनट $1 बिलियन। $1 billion per minute. ये कई और जगहों से भी फंडिंग रेस कर रहे थे और सॉफ्ट बैंक खुद इस विजन फंड में इन्वेस्ट कर रहा था और सक्सेसफुली वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड वेंचर कैपिटल फंड रेस करते हैं। इसकी वैल्यूएशन $100 बिलियन की थी और इस वेंचर का नाम था सॉफ्ट बैंक विजन फंड, जिसका मेन गोल बस एआई में इन्वेस्ट करना था क्योंकि मासायोशी ने कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर्स, इंटरनेट, मोबाइल फोन्स में इन्वेस्ट कर रखा था। अब इनका फ्यूचर प्लान्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिपेंडेंट था। इनका शुरू से भी बस एक माइंडसेट था, हाई रिस्क हाई रिवार्ड्स, जिसका मतलब जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिवार्ड। और इसी विजन फंड से सॉफ्ट बैंक ने फ्लिपकार्ट, ओला इलेक्ट्रिक, पेटीएम, जोमेटो, डिलीवरी और 25+ इंडियन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर चुके हैं। और आज के दिन मासायोशी सन की $28 बिलियन की नेटवर्थ है और मासायोशी ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से वादा किया है कि आने वाले टाइम में ये इंडिया में $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे। फ्रेंड्स, आपको इनकी स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में बताना ना भूलेगा।